नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर इन दिनों जोरों पर है। इससे बड़े बुजुर्ग सभी प्रभावित हुए हैं, लेकिन खास करके इस बार देखा गया कि बच्चों पर भी असर पड़ा, जिन्हें अभी तक इनकी समझ तक ठीक से नहीं है, लेकिन खतरा इनके लिए बखूबी है। कोरोना काल में बच्चों का कैसे ध्यान रखें, कैसे उन्हें संक्रमण से बचा सकते हैं और बच्चों में कोविड-19 के लक्षण क्या हैं, किस तरीके का उनकी सेहत पर प्रभाव पड़ता है, इन तमाम जानकारियां सावधानी से जुड़ी हम आपको देंगे। शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं पेटल किड्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूजा धुप्पड़। डॉक्टर पूजा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार डॉक्टर पूजा, कोरोना की दूसरी लहर में इस बार जो हमने देखा, डॉक्टर हूँ मैं, गायनेकोलॉजिस्ट रही। यस जी, चलिए डॉक्टर साहब, एक सवाल जो महत्वपूर्ण है वो इस बार ये कि कोरोना की दूसरी लहर में हमने देखा कि इस बार बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले की लहर में हमने देखा था कि बच्चों पर कोरोना का असर नहीं हुआ था। तो क्या समझा जाए कि कोरोना ने अब अपना रूप बदलकर बच्चों को भी अपनी जद में लिया है? जी, डेफिनेटली अगर हम ये देखेंगे कि पिछले बार मार्च 2020 में जब ये कोविड इन्फेक्शन चालू हुआ था तो बच्चों में संक्रमण का दर काफ़ी कम था। प्रॉबेबली उस समय संक्रमण एडल्ट्स में भी बहुत उस समय फैला ही नहीं था। दूसरा, बच्चों ने काफ़ी समय से तक वैक्सीनेशन वगैरह, उनको BCG, MMR ये सारे भी उनको प्रोटेक्शन थे। और दूसरा, बच्चों को जल्दी ही हमने घर में रख लिया था। एंड प्रॉबेबली उसके बाद जब ये दूसरी लहर अभी इस समय जनवरी से चालू हुई तो शायद हम अपने जो बिहेवियर, इनएप्रोप्रिएट जो बिहेवियर रहा, शायद हमने कोरोना को वापस से उतना सीरियसली नहीं लिया। इसके कारण जब पहली लहर जो कि एडल्ट्स और बुजुर्गों में ज़्यादा देखी गई थी, इस संक्रमण में बच्चे बहुत ज़्यादा संक्रमित हुए हैं। और इवन ये आंकड़ा देखा गया कि मतलब पिछली बार अगर हम मानेंगे 2-3% अगर बच्चे अफेक्टेड थे, तो इस बार 4 से 6% बच्चों में इन्फेक्शन देखा गया। और इवन बच्चे सुपर स्प्रेडर्स की तरह प्रेजेंट किए हैं, लाइक दे वर द फर्स्ट मेंबर टू बी अफेक्टेड। सबसे पहले संक्रमण बच्चों को हुआ, तब घर में बड़ों को पता चला कि उन्हें संक्रमण हुआ है। बिल्कुल, तो ये समझा जाए पूजा जी कि बच्चों से भी संक्रमण इस बार माता पिता को हुआ है। बच्चों पर अगर हम देखते हैं तो हर उम्र के जो वर्ग के बच्चे हैं, चाहे नवजात शिशु से लेकर 18 साल से कम के उम्र के जो भी बच्चे हैं, इनमें सबसे ज़्यादा जो खतरा है या रिस्क है वो किस एज ग्रुप के बच्चों को आपको लगता है कि ज़्यादा है ध्यान देने की ज़रूरत? हाँ, देखिए, जो अभी जैसा आंकड़ों से देखा गया है अभी की स्टडीज़ में, तो जो किशोरावस्था है, मतलब 10 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं, सबसे ज़्यादा संक्रमण उनमें देखा गया है। इवन उससे जो 10 वर्ष से कम है उनमें यह संक्रमण कंपैरेटिवली कम है, प्रॉबेबली बिकॉज उनकी जो लंग्स की बनावट रहती है जिसमें वो ACE2 रिसेप्टर्स रहता है, और प्रॉबेबली उनका जो इम्यूनाइजेशन स्टेटस और उनका थोड़ा सा लेस बिहेवियर की वो लोग घर पे ज़्यादा रहते हैं, इस कारण ये 10 साल से कम बच्चों में कंपैरेटिवली कम है। पर 10 से 18 वर्ष के बच्चों में, जैसे किशोरावस्था हम कहते हैं, इनमें संक्रमण सबसे ज़्यादा देखा गया है। अच्छा, बच्चों में जो लक्षण है क्या वो भी कॉमन है? जो बड़ों में आ रहे हैं वही लक्षण है, या बच्चों के लिए कुछ और भी लक्षण है जिस पर हमको नजर रखनी होगी? देखिए, इस समय जो प्रेजेंट वर्तमान में जो कोविड का इन्फेक्शन है, जैसे हम एडल्ट्स में बात करते थे कि सर्दी, खांसी, बुखार और हाथ पैर दर्द देना, हेडेक, ये सब सिम्टम्स भी देखे गए हैं। पर बच्चों में इस बार गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, जिसे हम कहते हैं कि जैसे अपना GI ट्रैक्ट, जिस तरह से उल्टी होना, दस्त होना, पेट में दर्द होना और शरीर में लाल चकत्ते आना, रैशेज आना। इवन हमने कई ऐसे भी पेशेंट्स देखे हैं जो अपेंडिसाइटिस, इंटरसेप्शन, आंतों का उलझ जाना, पेट में दर्द होना, यह भी शिकायतों के साथ काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो मेरा ये अनुरोध है कि अगर बच्चों को ज़रूरी नहीं है कि गले में दर्द हो या बुखार आए और हाथ पैर में दर्द हो, वो पेट दर्द, उल्टी और दस्त के शिकायत के साथ में भी उनका प्रेजेंटेशन हो सकता है। पूजा जी, क्या ऐसा भी है, क्योंकि बड़ों में हमने देखा कि कई बार वो भी पॉजिटिव आए हैं जिनमें कि कोई लक्षण ही नहीं है, जिन्हें हमें सिम्टोमेटिक कहते हैं, क्या ऐसी स्थिति बच्चों में भी है कि बच्चों में कोई लक्षण ही नहीं है और अचानक से पता चलता है कि उन्हें कोरोना है, या घर में कोई बड़ा हुआ उनकी जांच हमने कराई, क्या ऐसी स्थिति है?
जी बिल्कुल इसी तरीके से है। बच्चों में भी अगर हम देखेंगे कि 60 to 70% बच्चे हैं वो एसिम्टोमेटिक है, जिन्हें ये भी नहीं पता है कि उनको संक्रमण है, या खास तौर पे अगर पूरे फैमिली मेंबर्स अफेक्टेड हैं तो बच्चे या तो माइल्ड सिम्टम्स या एसिम्टोमेटिक की तरह भी प्रेजेंट कर रहे हैं। उनमें से हार्डली अगर हम देखेंगे कि 1 से 2% जो बच्चे हैं वही आईसीयू में या बहुत ज़्यादा सीरियस होकर क्रिटिकल होकर आ रहे हैं। बट जो हमने चेंज पाया पिछले कोविड के इन्फेक्शन और अभी के कोविड इन्फेक्शन में, कि पिछले बार बच्चों को इतना हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, न ही बच्चों को सांस में तकलीफ होती थी, न ही बच्चों को ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती थी, मतलब परसेंटेज वॉज वेरी लेस। पर इस समय डेफिनेटली जो बच्चे क्रिटिकल हो रहे हैं, हालांकि वो परसेंटेज कम है 1 to 2%, पर इस बार बच्चों में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ी है, बच्चों का आईसीयू में एडमिशन्स बढ़ा है। और पर्टिकुलरली जो जिन्होंने बराबर से टीकाकरण नहीं लिया है या पर्टिकुलरली हाई रिस्क फैक्टर्स वाले बच्चे हैं, खासकर अगर हम मोटापा एक बहुत भी कोमॉर्बिड फैक्टर देखा गया बच्चों में, कि जो ओबेसिटी के साथ बच्चे हैं उनमें डॉक्टर देखा गया बच्चों में कि जो ओबेसिटी के साथ बच्चे हैं उनमें कोरोना का संक्रमण काफ़ी ज़्यादा देखा गया। इसके अलावा वो बच्चे जिनको पहले से ही हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर, किडनी की प्रॉब्लम्स है, या कोई कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहा है, या उनको सिकलिंग, थैलेसीमिया, रक्त रोग, कोई दूसरे विकार है, तो उन बच्चों में संक्रमण थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया। पर डेफिनेटली हम इस जो एसिम्टोमेटिक है, आप ये इमेजिन करिए अगर फैमिली में बच्चे हैं और जो एसिम्टोमेटिक है जिन्हें पता भी नहीं है, तो दे आर वर्किंग एज अ सुपर स्प्रेडर्स। वो अपने साथ बुजुर्ग, दादा दादी, नाना नानी, घर में जो एडल्ट हैं उनको वो फैला सकते हैं, क्योंकि बच्चों में अप्रोप्रिएट बिहेवियर, सोशल बिहेवियर नहीं होता है, वो मास्क नहीं पहन पाते हैं, वो माता पिता से दूर नहीं रह पाते हैं। तो हमें इसलिए खास ध्यान रखना है कि अगर एसिम्टोमेटिक घर में भी बच्चा अगर घर में है तो वह एक मतलब पूरे घर को इन्फेक्शन फैलाने में बिल्कुल एक मतलब फैक्टर हो सकता है। बिल्कुल। ज़्यादातर बड़े लोगों के लिए भी ये कहा गया पूजा जी कि 90% जो केस हैं कोरोना के वो आइसोलेशन में रहकर ही और सामान्य सी मेडिसिन से भी वो ठीक हो जाते हैं। क्या ऐसी ही कंडीशन बच्चों के ट्रीटमेंट पे भी है कि बच्चों को मान लीजिए कोई लक्षण नहीं है तो क्या माता पिता को डर है कि अगर वो पॉजिटिव हैं तो क्या उन्हें मेडिसिन कंपलसरी होती है देने की? इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आप जरूर दें। यस, मैं इस बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी कि जिस तरह हम एडल्ट्स में बात करते हैं कि सीवियरिटी ऑफ सिम्टम्स माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, तो वैसे ही बच्चों में भी कैटेगराइज किया गया था माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर सिम्टम्स में। माइल्ड सिम्टम्स वाले जो बच्चे रहते हैं वो सामान्य वायरल इन्फेक्शन की तरह, जैसे सर्दी, खांसी, बुखार होना, वायरल या बिना कोई सिम्टम्स के साथ वो घर पे ही इजीली मैनेज किए जा सकते हैं। और उनको सिर्फ अगर फीवर आता है तो हमें सिर्फ पैरासीटामोल की दवाई देनी है, जो कि उनके वजन के अकॉर्डिंग 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट से रहता है। बाकी बच्चे को अच्छे से खाना खिलाइए, बच्चे का हाइड्रेशन अच्छा रखिए, प्लेंटी ऑफ ओरल फ्लूइड्स, जिंक और विटामिन सी मे और मे नॉट बी गिवन। पर जैसे हम एडल्ट्स में बात करते हैं कि डॉक्सीसाइक्लिन, आइवरमेक्टिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, ये सब दवाइयों का बच्चों में कोई भी रोल नहीं है। इसीलिए हमारे पास अक्सर ये फ़ोन आते हैं कि इस बच्चे को हमने डॉक्सीसाइक्लिन आधे डोज में चालू कर दी, आइवरमेक्टिन की आधी टैबलेट खिला दी। दीज आर नॉट इंडिकेटेड इन पीडियाट्रिक एज ग्रुप। बच्चों में इन सब की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी के बच्चे हैं उन दो को डिफ्रेंशिएट करने का यही तरीका है कि उनको सांस में तकलीफ होती है, मॉडरेट कैटेगरी वाले, और उनका जो पल्स ऑक्सीमीटर है 95% से कम हो जाता है। तो ऐसे बच्चों को हॉस्पिटलाइज करने की सिर्फ ज़रूरत पड़ती है। तो अपने को माइल्ड सिम्टम्स वाले जो बच्चे हैं वो घर पे इजीली मैनेज हो सकते हैं और सिर्फ पैरासीटामोल के अलावा कोई भी दवाई का सच मेजर इंडिकेशन नहीं है। बिल्कुल। बड़ों में भी जिस तरीके से देखा गया डॉक्टर साहब की अलग अलग ये होता है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग मेडिसिन की जरूरत होती है, लेकिन कई बार ये देखा गया कि एक को जो प्रिस्क्राइब की गई है कोरोना में तो वही मेडिसिन दूसरे को भी दे दी गई। क्या यही टेंडेंसी बच्चों में भी होती है या अलग अलग बच्चों को देखकर ही हमको मेडिसिन की तरफ बढ़ना चाहिए? देखिए मतलब ये मैं एक मैसेज पेरेंट्स से कहना चाहूँगी कि बच्चों को सिर्फ आप घर पे पैरासीटामोल, जो फीवर की मेडिसिन के अलावा कोई भी दवाई, कोई भी पैथी की दवाई हो या कोई भी अपने को प्रिस्क्राइब करता है कि हमको स्टेरॉइड देना है, डॉक्सीसाइक्लिन देना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना है, वह सब बच्चों को बिल्कुल ना दें। नहीं, जैसे रेमडेसिविर, टोक्लिजुमैब, ये सब जो और एक्सपेंसिव इंजेक्शंस भी होते हैं, ये सबके इंडिकेशंस बच्चों में बिल्कुल लिमिटेड हैं, बहुत ही कम है। और सिर्फ जो आईसीयू में क्रिटिकल पेशेंट्स होते हैं वो भी आपके जो ट्रीटिंग
इंटेंसिविस्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि किन बच्चों को आवश्यकता है। तो दूसरों का प्रिस्क्रिप्शन देखकर अपने बच्चों को प्लीज़ दवा ना दें। पैरासीटामोल के अलावा, बुखार के अलावा आपको कोई भी दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी बुखार आपका 3 दिन के बियॉन्ड चल रहा है, बच्चे को कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस में तकलीफ हो रही है, या पल्स ऑक्सीमीटर आपका 95% से नीचे जा रहा है, तो आप अपने जो भी निकटतम आपके बाल रोग विशेषज्ञ हैं उनसे ज़रूर या तो टेली कंसल्टेशन या क्लिनिक में जाके ज़रूर सलाह ले लें। बिल्कुल, क्योंकि दो तरीके के पेरेंट्स इस समय देख रहे हैं कि एक तो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं पूजा जी, जो अपने मन से ही मेडिकेशन कर रहे हैं, जैसा कि आपने भी एग्जांपल दिया, और कुछ ऐसे हैं कि बच्चों को है कुछ भी नहीं होता है, सामान्य सी तकलीफ है, वो ठीक हो जाएगी। ये दोनों ही टेंडेंसी घातक हो सकती है। देखिए, यूजुअली ऐसा ना काफ़ी ऐसा ट्रेंड देखा नहीं गया कि माइल्ड वाले बहुत जल्दी मॉडरेट और सीवियर में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें सब पेरेंट्स को मेरी ये गुजारिश है कि आप 5 डेंजर साइंस अपने बच्चे में ज़रूर ध्यान रखें। अगर कोई भी बुखार 4 से 5 दिन के बियॉन्ड अगर चल रहा है, मतलब बुखार अगर 4 या 5 दिन के बियॉन्ड चल रहा है, बच्चा अगर सुस्त है, अगर ठीक से वह खा पी नहीं रहा है, और अगर उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, उसकी सांस की गति यदि तेज चल रही है, ऐसे बच्चे, और साथ में जिनका ऑक्सीजन, यह बच्चे सीरियस कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। और यह ऐसे बच्चे जिनमें कोमॉर्बिडिटीज़ है, इन लोगों को तुरंत हॉस्पिटल में ज़रूर अपने डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। ऐसे ही बच्चों को हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। माइल्ड सिम्टम वाले, एसिम्टोमेटिक वाले घर में ठीक हो जाते हैं। और मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारा जो पल्स ऑक्सीमीटर जो 95% हम बोल रहे हैं, जो कट ऑफ लेवल रहता है, एक्चुअली पल्स ऑक्सीमीटर के लिए अगर आप देखेंगे तो वो रीडिंग्स जो रहती हैं वो बच्चों के लिए इवन बहुत अप्रोप्रिएट भी नहीं होती है। बच्चों के साइज़ अलग होते हैं, उनके हाथ पैर के छोटे छोटे से रहते हैं, तो बहुत बार छोटे बच्चों, 1-2 साल के बच्चों में हम उनमें बराबर से पल्स ऑक्सीमीटर का सैचुरेशन ले भी नहीं पाते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ भी डाउट हो ऑक्सीजन लेवल पर, तो मेरी गुजारिश है एक बार अपने निकटतम जो भी क्लिनिक या हॉस्पिटल में जहाँ पल्स ऑक्सीमीटर हो, एक बार मन की तसल्ली के लिए ज़रूर चेक करवा लीजिए कि वो 95% से ऊपर मेंटेन है कि नहीं। और लगातार 5 मिनट तक जब आप पल्स ऑक्सीमीटर रखेंगे, उसके बाद अगर सैचुरेशन 95% से मेंटेन रहता है, तब आपको ये मानना है कि नहीं हम सेफ हैं। पर अगर 95 के नीचे अपन जो घर में पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ कर रहे हैं, या बच्चे को सांस में तकलीफ है, या बच्चा सुस्त है, बच्चे तुरंत से खाना पीना छोड़ देते हैं, ऐसे बच्चों को ज़रूर तुरंत आप हॉस्पिटल लेकर जाइए। बिल्कुल। पूजा जी, यहाँ पर अभी तक हमने कोरोना को लेकर चर्चा की। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एसिम्प्टोमेटिक थे, वो ठीक हो चुके हैं, या माइल्ड में थे वो ठीक हो चुके हैं। ऐसे में क्या वापस मतलब कोरोना ठीक होने के बाद भी क्या उनकी तबीयत में सुधार या गड़बड़ी हो सकती है, या हो सकती तो क्या क्या प्रॉब्लम्स पोस्ट कोरोना आ सकती है? यस, देखिए अभी जो आप सब जगह सुन रहे होंगे कि महाराष्ट्र में और बाकी सब जगह से भी, प्लस मेरे एपिडेमियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट हमें लगातार आगाह कर रहे हैं कि तीसरी कोरोना की लहर बिल्कुल आ सकती है। और ये तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा जो अफेक्शन बोला जा रहा है कि वो पीडियाट्रिक पॉपुलेशन होगी, मतलब बच्चों में सबसे ज़्यादा संक्रमण होने की संभावना है प्रॉबेबली, क्योंकि बाय दैट टाइम एडल्ट्स का वैक्सीनेशन हो चुका रहेगा। और दूसरा, क्योंकि बच्चों में एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड इन्फेक्शंस थे, तो उनमें एंटीबॉडीज़ भी बन जाएंगी। तो हम जब अभी अगर थर्ड लहर की बात करेंगे, तो उस समय बच्चों के क्रिटिकल होने की संभावना ज़्यादा है। इस बात से हम सब चिंतित हैं, और हम सब भी उसी तैयारी में ही लग गए हैं कि अगर तीसरी लहर आती है जिसमें बच्चे अगर ज़्यादा अफेक्ट होंगे, और पर्टिकुलरली उनके सिम्टम्स हो सकता है कि वो एंटिसिपेशन है कि वो थोड़े से अलग हों। उसमें खासकर अगर जैसे आँखों का लाल होना, लगातार 5-7 दिन तक बुखार चलते रहना, शरीर में लाल चकत्ते आना, प्लस अचानक से यूरिन का कम होना, बाकी शरीर में पानी भरना, सूजन आना, ये सारे लक्षण भी देखे जाएंगे। तो इसके लिए हमारी मतलब पूरे प्रदेश में भी, पूरे देश में भी बच्चों के तीसरी लहर के लिए तैयारी काफ़ी व्यापक रूप से चालू हो गई है। और यही डर है कि आज हम जो जिनको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो एसिम्प्टोमेटिक रहे, माइल्ड सिम्प्टोमेटिक, अगली लहर में हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे कुछ सीरियस रूप में ना आए। तो इसके लिए हमें बिल्कुल आगाह रहना है, बिल्कुल सतर्क रहना है। और हमारी ये गुजारिश है सारे एडल्ट्स के से कि प्लीज़ अपन खुद भी और बच्चों को भी SMS सिखाइए। बहुत ज़्यादा SMS मत करिए, बट SMS मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हैंड हाइजीन। सैनिटाइजेशन से भी बेटर है कि बच्चों को अप्रोप्रिएट हैंड हाइजीन बिहेवियर सिखाइए। वही एडल्ट्स के लिए और वही बच्चों के लिए सबसे बड़ा बचाव है। बिल्कुल, काफ़ी अहम जानकारी आपने दी। कुछ और भी महत्वपूर्ण चर्चा पूजा जी मैं आपसे करूंगी। काफ़ी अहम चर्चा आपके माध्यम से हो रही थी, वो ये कि अगर तीसरी लहर आती है, बच्चे इस पर प्रभावित
प्रभावित होते हैं, लेकिन उस तीसरी लहर से पहले बहुत सारे बच्चे अगर कोरोना संक्रमित हुए, उनका इलाज हुआ और वो ठीक हो चुके हैं, तो क्या ये समझे कि उनके अंदर में एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं, उनको तीसरी लहर का असर नहीं होगा? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कोरोना का ये जो एंटीबॉडी कोई लाइफ लास्टिंग नहीं रहती है। यूजुअली ये देखा जाए कि मतलब जाता है कि कोविड इन्फेक्शन के बाद में इम्यूनिटी धीरे धीरे वेन हो जाती है और 3 से 6 महीने के बाद में दोबारा संक्रमण बिल्कुल हो सकता है। जब तक बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं आ जाती है तब तक हम बच्चों को बिल्कुल यह सेफ ना समझ लें कि अगर उन्हें एक बार इन्फेक्शन हो गया तो दोबारा नहीं होगा। और दूसरा, जो एंटीबॉडी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस है, यह भी बच्चों में आने में संभावना काफ़ी ज़्यादा है। बिल्कुल। इसका सारा जो खेल है कोरोना का, पूजा जी, वो यही है कि इम्यूनिटी जिसकी वीक थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है या उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ ट्रीटमेंट के दौरान हुई है। तो क्या ये समझें कि जो 18 से कम उम्र के या नवजात से लेकर जो बीच के बच्चे हैं, क्या इनमें इम्यूनिटी कमज़ोर होती है? देखिए, इम्यूनिटी से ज़्यादा मतलब इम्यूनिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, है ना। लेकिन इसके अलावा जब हम देखेंगे कि जो बच्चों की जो शारीरिक बनावट है, मतलब जब उनका लंग्स का डेवलपमेंट है, वही पूरा कंप्लीट जाके 8 साल में होता है। रादर हम ये सोचेंगे कि जो रादर बच्चे कम अफेक्ट हुए हैं, इनके पीछे कारण ये था कि इनके जो फेफड़ों की बनावट है, इनके अंदर जो रिसेप्टर्स, एस रिसेप्टर्स होते हैं, ये इनके लिए प्रोटेक्शन की तरह काम किए। इसीलिए बच्चों में हर दौर पे संक्रमण कंपैरेटिवली कम देखा गया। अगर हम देखेंगे कि टोटल बच्चे पूरे विश्व मतलब इंडिया में 25% ऑफ द पॉपुलेशन अगर है, तो उनमें से 3 to 5% ही अफेक्ट हुए हैं। तो इसके पीछे कारण ये, दूसरा, बच्चों को जो हम BCG, MMR ये सब टीके लगाते हैं जन्म के 1 साल के अंदर में, इनसे भी उनको कुछ ना कुछ पार्शियल इम्यूनिटी, कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन इनको ज़रूर मिला है। और डेफिनेटली तो इससे हम ये नहीं बोल सकते कि खाली इम्यूनिटी के कारण है। इम्यूनिटी इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स, लेकिन बच्चों में और भी ऐसे कारण हैं, जैसे अगर प्री एग्जिस्टिंग उनको हार्ट की प्रॉब्लम, जैसे मैंने बताया किडनी का प्रॉब्लम, लिवर का प्रॉब्लम, या कोई दूसरे इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, तो ऐसे बच्चों में कंपैरेटिवली इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। बिल्कुल। नवजात शिशु की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक गर्भ के दौरान मतलब पेरीनेटल ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है, जो भी मतलब इन यूट्रो ट्रांसमिशन नहीं देखा गया है। पेरीनेटल ट्रांसमिशन डिलीवरी के बाद ट्रांसमिशन फिर भी हो सकता है, पर हार्डली एक ही केस रिपोर्ट था जो कि जिसमें गर्भ से इन्फेक्शन इधर आया था। अदरवाइज गर्भावस्था में नवजात शिशु को इन्फेक्शन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नहीं होता है। बिल्कुल। जो बच्चे छोटे हैं पूजा जी, और वो अभी माँ के दूध पर ही निर्भर हैं, ऐसे में अगर माँ संक्रमित होती है तो क्या इस दौरान माँ को सावधानी रखनी चाहिए ताकि उनके जो छोटे बच्चे हैं उनको ये संक्रमण ना हो? कैसे मैनेज करें वो? हाँ, देखिए, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि नवजात शिशु स्तनपान पे ही निर्भर रहते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे निर्भर रहते हैं, और यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो जाता है किसी भी माता के लिए कि वह बच्चे को डिलीवरी के बाद तुरंत उसको सेपरेट हो जाए। पर अभी जो रिकमेंडेशन यही है कि माँ को स्तनपान कराना ही है, ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखना ही है। और अगर माँ हॉस्पिटलाइज नहीं है, माँ अगर सिक नहीं है, माँ अगर घर पे है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो वह अपने बच्चे को कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग कराते समय उनको अपना जो अपन SMS की हमेशा बात करते हैं, अपना हैंड हाइजीन मेंटेन रखना है, बच्चे को दूध पिलाते समय मास्क का उपयोग करना है, और उसके बाद में वह बच्चों में जो एसिम्प्टोमेटिक घर में कोई भी जो एडल्ट हैं, बाकी समय वो उनकी केयर कर सकते हैं। पर ब्रेस्ट फीडिंग मदर को बिल्कुल करवाना चाहिए, और जैसा हमने बताया वो पूरी सावधानी पूर्वक हैंड हाइजीन और मास्क पहन के बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सकती है। बिल्कुल। बच्चों के अंदर भी हालांकि बहुत सारे संस्कार तो घर पे सिखाए जाते हैं पूजा जी, लेकिन अब हमें लगता है कि कोरोना के काल में बच्चों को 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो कोरोना की गाइडलाइन है, उसके लिए हमें बच्चों को जागरूक करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करना होगा, और कितने तरीके से हमको हाथ धोना है, लोगों से बात करते समय क्या सावधानी रखनी है, ये छोटे से छोटे बच्चों को सिखा देना बहुत ज़रूरी है, खास करके तीसरी लहर का इफेक्ट हो तब तक। यस, सावधानी ही बचाव है। एक्चुअली इम्यूनाइजेशन, वैक्सीनेशन प्लस सावधानी, यही कोरोना का बचाव है। हम नहीं चाहते कि हमारे छोटे छोटे बच्चे कभी भी ICU में पहुंच पाएँ। अगर हम उनको चाहते हैं कि वह घर पे सुरक्षित रहें, प्लस बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जो एडल्ट के जो बिहेवियर्स हैं उनसे अगर हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख पाएँ तो इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमेशा हर बार कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर।
वैसे अभी बच्चे घर पर हैं पूजा जी, घर पे रहने का भी सबसे ज्यादा अगर कोरोना काल में नुकसान देखा जा रहा है तो बच्चों का फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो गई, उनका फ्रेंड सर्कल खत्म हो गया, उनकी कोचिंग, उनके स्पोर्ट्स ग्राउंड, उनका स्कूल, लगभग सब कुछ खत्म हो गया और माता पिता इतने डरे हुए हैं कि बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देना चाहते। आपको लगता है कि इसका भी उनकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर कुछ असर पड़ा होगा? यस, बहुत ज़्यादा ही देखा गया है। मतलब इवन हमारे पास भी लगातार इन पेरेंट्स संपर्क करते हैं। पहला चीज़ है कि मोटापा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, ओबेसिटी भी आप देखिएगा कि कोरोना के बाद एक नेक्स्ट एपिडेमिक। और दूसरा मेंटल हेल्थ इश्यूज, डेफिनेटली वो अपने स्कूल को मिस करते हैं, अपने सहपाठियों को मिस करते हैं और उनके कारण उनमें जो भय का माहौल है, एंड पर्टिकुलरली ऐसे फैमिलीज जिसमें कोविड हो चुका है एंड दे हैव लॉस्ट देयर फैमिली मेम्बर्स, तो ऐसे बच्चों को भी साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स, मेंटल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा देखे जा रही है। पर इसी के लिए हम यही चाहते हैं कि माता पिता को कि अपने पॉजिटिव बिल्कुल रहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, बच्चों को भी मोटिवेट करिए और जितना पॉसिबल हो घर में अपन फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा जोर दें, प्लस योगा, मेडिटेशन और ऐसी एक्सरसाइजेज जिससे लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, यह सब भी बच्चों को करने के लिए प्रेरित करें। और डेफिनेटली अगर उनके कोई भी मतलब अगर वो डिस्टर्ब होते हैं तो ज़रूर अपने चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट से संपर्क करें ताकि उन्हें भी मोटिवेशन मिल सके। ये एक अहम सवाल है पूजा जी, ये मैं आपसे पूछना ही चाह रही थी कि फिजिकल जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो माता पिता देख के समझ जाते हैं, लेकिन इस भय का, डर का या अपने किसी खोने का जो डर होता है, कई बार ये देखा जाता है कि बच्चों के दिमाग पर असर पड़ता है। क्या कुछ ऐसे लक्षण है जिसको देखकर हमें समझना चाहिए और इस दौरान हमें काउंसलिंग के लिए बच्चों को लेकर जाने की जरूरत भी महसूस हो सकती है? क्या ये भी लक्षण सीवियर हो सकते हैं? हाँ, यह भी हो सकता है क्योंकि देखिए अगर अपने क्लोज फैमिली मेम्बर्स और माता पिता या किसी को भी लूज़ करना, प्लस 24 घंटे हर जगह सिर्फ कोविड के बारे में ही बातें होती है, माता पिता भी उससे बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं, भयभीत रहते हैं, तो बच्चों में भी एंग्जाइटी और ये जो भय है यह डेफिनेटली ज़्यादा पनप रहा है। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा चुपचाप रहना लगे, थोड़ा सा गुमसुम रहे या वह खुद में अगर ज़्यादा रहने लगे, प्लस वो छोटी छोटी बात में चिड़चिड़ाने लगे और आपके साथ वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, तो ज़रूर उस पर ध्यान करिए कि कहीं उसके अंदर ये स्ट्रेस के रूप में तो नहीं उभर के आ रहा है जिसके बारे में वो चिंतित है। और उससे ज़रूर एक फ्रेंडली तरीके से बात करके शेयर करिए, उसको भी सारी चीज़ें समझाइए। भयभीत नहीं करना है हमें बच्चों को भी, उनको भी प्रॉपर अप्रोप्रिएट। मुझे लगता है बच्चे हमारे सबसे अच्छे गुरु बन सकते हैं अगर हम उन्हें सिखा देंगे कि SMS वो हमें सिखाते रहें, हमें टोक टोक के ये सब चीज़ें करते रहें, प्लस उनको अपनी रूटीन जो गृह कार्य रहते हैं जिसमें पेरेंट्स खुद घर पे कर रहे हैं उसमें उनको इन्वॉल्व करें, मोटिवेट करें, तो काफ़ी हद तक ये सारी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो सकती है। और दिन भर घर में कोविड की न्यूज़, कोविड की बातें, प्लस कोविड के जितने स्कोर्स हैं, ये सब बातें ना करके हम घर में उनका दूसरे तरीके से मॉरल ऊपर रखें, प्लस आगे के लिए उनके कैसे पॉजिटिव रहना है इस पर प्रेरित करें। इसके लिए बहुत सारी ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन भी क्लासेस चालू हैं, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स के लिए भी स्पेशल कंसल्टेशन, टीनेजर्स के लिए स्पेशल कंसल्टेशन के लिए भी चालू है, तो उस पर आप ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, काफ़ी अहम जानकारी आपने पूजा जी दी, चाहे वो बच्चों के कोरोना के लक्षण के लिए हो, चाहे वो कोरोना से जुड़ी बच्चों की मानसिक हेल्थ के बारे में हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।